बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 1 जून 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला है अनदर अप्रोच। अनदर अप्रोच असल में जो मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जो पाबंदियों का आगाज़ किया जा रहा है, उस हवाले से कुछ बातचीत है। बेसिकली इसका बैकग्राउंड है कि पाकिस्तान के बहुत पावरफुल इदारे और पावरफुल क्वार्टर, पावरफुल सर्कल की तरफ से जो मीडिया के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, उनको अगर वो जो गवर्नमेंट की राय है या जो पावरफुल सर्कल्स की राय है, अगर वो उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करते तो उन्हें डिजिटल टेररिस्ट का नाम दिया गया है। तो उस हवाले से बेसिकली ये लिखा गया है अनदर अप्रोच एडिटोरियल। और कहा यह गया है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि ऐसे लोग जो गवर्नमेंट या जुडिशरी या मिलिट्री या इवन दूसरे जर्नलिस्ट या किसी दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म करते हैं या कोई भी उनके हवाले से डेफेमेटरी कैंपेन चलाते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब न्यूज़पेपर कहते हैं कि सख्त एक्शन पहले भी लिए गए। ये जो पैका का ऑर्डिनेंस था, फिर उसके बाद अब ये पंजाब गवर्नमेंट का, जो पंजाब असेंबली का ये जो डेफेमेशन लॉ है, ये सब कुछ जो है ये किया जा रहा है। तो अब इसमें जो मेन जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि कोई चीज़, कोई भी बंदा जो है ना, वो इस चीज़ से तो डिनाई कर ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ज़रूर है। डेफेमेशन होती है, खामखा होती है, और कई दफ़ा इस हद तक होती है कि वो लॉ की गिरफ्त में आनी चाहिए। तो इस तरह से ये मौजूद है, लेकिन अब इसको हैंडल करने का, इसको टैकल करने का जो तरीक़ाकार है, असल प्रॉब्लम उसके ऊपर है। ठीक है। सिर्फ ऐसे लोगों को डिजिटल टेररिज्म, टेररिस्ट कह देना और फिर उनकी इस एक्टिविटी को डिजिटल टेररिज्म कह देना, ये मुखालफ राय को बर्दाश्त ना करने के मुतरादिफ है। और मामला जो है वो इतना सादा नहीं है कि जितना सादा समझा जा रहा है, क्योंकि टेररिज्म का लफ्ज़ तो इससे पहले किस पैराए में यूज़ किया जाता था? टेररिज्म का लफ्ज़ इससे पहले इस पैराए में यूज़ किया जाता था कि जो जो लोग हथियार पकड़ के हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में और स्पेशली जो अफ़गानिस्तान से के करीब एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ जो बाकायदा बरसरे पैकार होते थे, जो गैर मुल्की एजेंडा को फ़रोग़ देते थे, उनको टेररिस्ट कहा जाता था। लेकिन अब ये टर्म अगर डिजिटल मतलब सोशल मीडिया के ऊपर अगर कुछ लोगों के बारे में यूज़ की जाएगी, तो ये टर्म इतनी वाइड हो जाएगी कि फिर तो शायद इसकी पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मोर देन 50 पॉपुलेशन इसकी जद में आ जाए। तो क्या फिर भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो इसलिए असल चीज़ ये है कि ज़्यादा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है कि डेफेमेशन होती है मीडिया के थ्रू, इंडिविजुअल्स की भी और इदारों की भी। लेकिन ये उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इस क्रिटिसिज्म को, जो कि आपको पसंद नहीं आता, आप उसको टेररिज्म कह दें, ये तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो फिर असल टेररिज्म को आप एक तरह से कह लें कि ये असल टेररिज्म को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो असल टेररिज्म है और जिसको शुरू से टेररिज्म कहा जाता रहा है। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप मामले को हैंडल करने के लिए सही तरीके का तरीक़ाकार अपनाएं, सही वे में सोचें। ये ना हो कि ये जो आपका अ, ये जो मामलात हैं, ये पूरे मुल्क को ही अपनी गिरफ्त में ले लें। तो ठीक है, असल चीज़ ये है कि
न्यूज़पेपर कहता है कि असल चीज ये है कि आप रूट कॉजेस को ढूंढें और उन रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करके फिर उसके खिलाफ एक्शन लें और उनको खत्म करने की कोशिश करें, ताकि क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाए। और ये जो डिवाइड हमारे अंदर नजर आ रही है, ये डिवाइड सिर्फ ये सोशल मीडिया की वजह से नहीं है। इस डिवाइड के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, और उनमें क्या है कि उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उनमें ऑर्डिनरी जो जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स का हल ना होना है, उनका जो है ना वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लोगों की राय का एहतराम ना किया जाना है। तो अब एट द एंड हमारा न्यूज़पेपर कहता है कि ये बात, इसको हल करना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कहीं ये ना हो कि ये उससे भी बड़े प्रॉब्लम्स पैदा कर दे। और अगर ये उससे बड़े प्रॉब्लम्स पैदा करेगा तो फिर उनको हल करने का कोई भी हमारे पास जरिया नहीं होगा। और लगता ये है कि अगर इस तरह की कोई पाबंदियां सोशल मीडिया के ऊपर लगेंगी, तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर लोगों को जो भी रास्ते मिलेंगे। अब तो लोग अपनी जो है वो जो अपनी ओपिनियन है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन फिर अगर उनके पास ये रास्ता भी नहीं होगा तो फिर वो कोई ना कोई और रास्ता ढूंढेंगे, और वो रास्ता कितना लॉफुल होता है या नहीं होता है वो एक अलग बहस होगी बाद में। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस तरह से हर एक को टेररिस्ट कहने की बजाय ये सोचें कि रूट कॉजेज क्या हैं इस डिसेंट की, इस डिवाइड की, इस हमारे दरमियान में, पाकिस्तानियों के दरमियान में इस डिवाइड की रूट कॉजेज क्या हैं। उन रूट कॉजेज को ढूंढ के उनको आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करें और उनको ख़त्म करें। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ऑर्केस्ट्रेट, तरतीब देना, ये एक अच्छा वर्ब है, इसको यूज करें। कैलिब्रेट का मतलब है पैमाना बंदी करना, रेगुलेट करना, किसी को चीज़ को ठीक अपने वे में लाना। फिर उसके बाद डेविएंट का मतलब होता है भटका हुआ, गुमराह, जो आपकी अपनी राय से भटक जाए, जो अपने मेन रास्ते से भटक जाए। फिर उसके बाद ये एक नया वर्ड है एंग्स्ट। एंग्स्ट बेसिकली एंग्विश, एंग्विश से ही निकला है। एंग्स्ट का मतलब है एहसास खौफ, एहसास तकलीफ। ठीक है। डेट्रीमेंटल भी पहले मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ हाईलाइट, आप इसको भी ज़रूर करें। इसको ज़रूर अंडरलाइन करें और उसके बाद इसको ज़रूर यूज़ करें अपनी उसमें। फिर इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक का मतलब हमदर्द, और फोर्टिट्यूड का मतलब ताकत। ये वर्ड ज़रूर आप नोट करें और इन्हें अपनी राइटिंग्स में यूज़ करें। सेकंड एडिटोरियल है टॉर्चिंग द गर्ल्स स्कूल्स पे, कि अभी क्लाथ डिस्ट्रिक्ट, क्लाथ डिवीजन में, सोराब डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स के स्कूल को, बलूचिस्तान में एक गर्ल्स के स्कूल को जलाया गया है, उसको आग लगाई गई है। तो पाकिस्तान जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से दोबारा फिर इसी वो गर्ल्स स्कूल को टारगेट करने के हवाले से लाइमलाइट में है। कुछ अर्सा पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में भी इस तरह रजमिक का एरिया है, उसके अंदर भी गर्ल्स के स्कूल को टारगेट किया गया था और आग लगाई गई थी। तो बेसिकली ये एक अगर देखा जाए तो सीधा सीधा ये गर्ल्स की एजुकेशन को रोकना, गर्ल्स की तरक्की को रोकना, गर्ल्स की सोसाइटी के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन को रोकना, और फ्यूचर जनरेशन्स में गर्ल्स के रोल को महदूद करना, औरतों के रोल को महदूद करना, ये उसके मुतरादिफ है, जो कि कभी भी कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। ये नुकसान है। इससे क्या होगा कि लोग डर खौफ का शिकार हो जाएंगे और वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और जब वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो आगे चल के फिर वो कोई भी पॉजिटिव तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में, अपनी फैमिली लाइफ में कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले करने के काबिल नहीं होंगे। और वो घर की हद तक रह जाएंगी बच्चियां, और फिर वो महदूद होंगी इस चीज़ के ऊपर कि वो अपने मर्दों के ऊपर डिपेंड करें। मर्दों के ऊपर डिपेंड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि उनको कोई उस तरह से, उनको कोई लाइफ की सेंस नहीं होगी, वो अपने बच्चों की ठीक तरबियत नहीं कर सकेंगी और पूरी की पूरी नस्ल आगे खराब नस्ल होगी। तो इसलिए पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अब फिर इस तरह के इस एक्सट्रीमिज्म में दोबारा से पाकिस्तान उलझे।
और वो जो तालिबान की सोच है कि जी फीमेल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ये इस सोच से पाकिस्तान को जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहिए। और ये मिलिटेंसी जो है, इसमें ये जो गर्ल्स के स्कूल्स के खिलाफ है या गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ है, किसी भी तरह की मिलिटेंसी वो काबिल कबूल नहीं है। और जो कंट्री के, हमारे नेशन के जो इदारे हैं, उनको इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और वैसे भी ओवरऑल पूरी पूरी नेशन की, पूरे कंट्री की ये एक मॉरल एप्लीकेशन है कि वो अपने बच्चों की एकेडमिक फ्रीडम का तो कम से कम एट स्टेक ना करें। वो अपने बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। और ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन की पूरी लिबर्टी दें। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास अच्छे वर्ड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, इल ऑमंड एक नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, काफ़ी अरसे बाद देखा है इन एडिटोरियल्स में। इल ऑमंड है जी बदकिस्मती पर मबनी, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं डर्थ कमी है, किल्लत है, ये भी काफ़ी अरसे बाद देखा है। नहीं, ये तो अक्सर आता है। ठीक है, तो डर्थ का मतलब कमी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना, पुराने ख्यालात वाला। जेल्ट्री, जेल्ट्री तशद्दुद होता है, तशद्दुद, जुल्म और तशद्दुद, एक्सट्रीमिज्म। फिर उसके बाद ही फनेटिसिज्म, कट्टरपन। कट्टरपन ये किसी भी बेस पे हो सकता है, रिलीजियस फनेटिक्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फनेटिक्स हो सकते हैं, कल्चरल फनेटिक्स हो सकते हैं, सब नेशनलिस्ट फनेटिक्स हो सकते हैं। और ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, ये भी आपको वर्ड पता होना चाहिए। आगे चलते हैं तो लास्ट है इस हवाले से एडिटोरियल, कन्विक्ट ट्रम्प। ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार और एक एक्स प्रेसिडेंट, ये उसके बारे में जो न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने थर्सडे को, जो यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रम्प, उसको कन्विक्ट करार दिया है। और उसको उसके बारे में ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2016 के इलेक्शन में उन्होंने वाकई डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सिफाई किया था। अपने जो रुपए पैसे के मामलात हैं, जो उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके ऊपर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फैब्रिकेट किया था। उनको अपने जो है ना वो मर्जी से उनको चेंज किया था। ट्रम्प को जो न्यूयॉर्क ज्यूरी ने सज़ा दी है 2016 के वो फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, उस हवाले से ये कहा गया है, ये जो एडिटोरियल है लिखा गया है कि ट्रम्प जो है वो अपने सेकंड स्पेल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ट्रम्प काफ़ी फेवरेट उम्मीदवार समझे जा रहे हैं इस इलेक्शन में। और आगे आने वाला जो इलेक्शन है उसमें ट्रम्प जो है वो अमेरिका के एक एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट समझे जा रहे हैं। और जो बाइडन और ट्रम्प का इस दफ़ा फिर मुकाबला होगा। अब ये अगले महीने तक सिचुएशन क्लियर होगी कि वो क्या इसका नतीजा निकलता है। और इस ये जो ट्रम्प के ऊपर ये जो जुर्म साबित हुआ है, इसका क्या नतीजा निकलता है। क्या ट्रम्प की जो वाइट हाउस तक कैंपेन है, यानी कि जो दोबारा उनके प्रेसिडेंट बनने की कोशिश है, क्या ये कोशिश कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो अभी कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा या नेक्स्ट मंथ तक पता चलेगा। तो लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो ट्रम्प के लिए अभी मौजूद हैं। नंबर वन तो ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर इस तरह की अगर हुई है, तो उसके हवाले से बड़ा चांस है कि उनको हायर कोर्ट से जो है वो कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं तो पहली बात तो ये कि ये कोर्ट भी जो कोशिश करेगी कि कम से कम सज़ा दे। और फिर दूसरी बात ये है कि जो ऊपर वाली कोर्ट है वो कोशिश करेगी कि ये सज़ा ख़त्म हो जाए। और वैसे भी अमेरिका का जो सिस्टम है उसके अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि वो जो प्रेसिडेंशियल उनकी कैंपेन है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात रह गई बात ये कि क्या
वोटर इस लिहाज से कुछ अपना अपनी राय चेंज करेगा तो वो भी लगता नहीं है ऐसा। हो सकता है कुछ अभी तक जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं जिन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि उन्हें वोट किधर देना है, वो तो अपना चेंज कर लें। लेकिन जो वो लोग के जो हार्डकोर हैं वो तो कभी भी, वो जो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो तो कभी भी अपनी राय चेंज नहीं करेंगे अदालत के इस डिसीजन के बाद। और लगता यही है कि अमेरिका ही नेक्स्ट टर्म के लिए, पॉसिबिलिटी यही है कि अमेरिका ही नेक्स्ट टर्म के लिए, अमेरिका के सॉरी, ट्रम्प ही नेक्स्ट टर्म के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ जो है वो पूरी दुनिया को और स्पेशली अमेरिका को भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि इस तरीके से चीज़ें की जाएं कि दुनिया का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसमें अगर हम कहें तो फॉल्सिफाई एक अच्छा वर्ड है, झूठा साबित करना। फिर प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करना, ये भी एक अच्छा वर्ड है। और पिकुलियरिटी खासियत। और उसके बाद हार्ड कोर अक्सर वर्ड पॉलिटिकल सेंस में या रिलीजियस सेंस में यूज होता है, पक्का, पुख्ता। और सब साइड का मतलब होता है कम करना। कम करना, ये अच्छे वर्ड्स हैं, इनको यूज करना चाहिए। तो आज के लिए हमारी डिस्कशन इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज।